अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको इसी खुश रखे। ये जो अफ्तारी का सामान ज़रूरतमंदों को बांटने के लिए लाया गया था, ये दूसरी मर्तबा सामान लाया गया है। पहली बार जो सामान लाए थे उसी का 1 लीटर करू का तेल है, 1 लीटर रिफाइंड तेल है और 2 किलो चना है और 1 से 1.25 किलो बेसन है, 1 से 1.25 किलो चिप्स है और 1 पैकेट खजूर है। ये 6 सामान हमने ज़रूरतमंदों को देने की कोशिश की और अल्लाह के शुक्र से बहुत सारे लोग के घरों पर पहुंच भी गया है और अभी ये काम जारी है, अभी ये काम चल रहा है। आज 9 रोज़ा है और ये काम तैयारियां अच्छे तरीके से चल रही है। सारे लोग के घरों पर पहुंच रहा है। जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, जो हमें खबर मिल रही है कि यहाँ पहुँचाना है, तो हम लोग पहुँचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और आप लोग भी मदद करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये काम आसानी से होती रहेगी। जिन लोगों ने मदद की उन सबका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। और इसके बाद भी अगर सामान ख़त्म हो गया तो इंशाल्लाह तीसरी मरतबा भी मंगाई जाएगी और आप सभी से ताउन की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। चलिए पूरी वीडियो देख लीजिए कैसी तैयारी हमने की है। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रमज़ान के महीने में गरीब बच्चों पर क्या गुजरी, जो बच्चे एक वक्त का खाना खाने के लिए भी तरस रहे थे, जिनके पास इफ्तारी के खाने के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं था। ये वीडियो देखकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी अकबर नाम के एक शख्स की है। अकबर भाई ने अपने घर रमज़ान के महीने में इफ्तार का प्रोग्राम रखा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों की दावत की और उन्हें इफ्तार पर बुलाया। घर में इफ्तार की तैयारियां चल रही थी। ये कहानी अकबर भाई खुद बयान करते हैं। वो बताते हैं कि मैंने आमों की पेटी नीचे रखकर अपनी बीवी से कहा, बेगम, इफ्तारी के इंतज़ाम में कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। तुम्हें तो पता है दोस्त अहबाब है, तो ज़रा तुम्हारी भी इज्जत होगी और मेरी भी। बीवी ने शरबत की बोतल दूध में डालते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, आप फिक्र ना करें, वैसे ही होगी। साथ ही साथ उसने कहा कि चिकन बिरयानी, मटन कढ़ाई, शोरमा, कबाब, निहारी, पकोड़े, समोसे, मिल्क शेक, ये सब कुछ तैयार हो चुका है। खजूरें भी मंगवा ली है, बस अब फल फ्रूट काटना बाकी है। आप ज़रा मेरी मदद कर देना, टाइम कम बचा है। ये सुनकर अकबर कहता है, मैंने छुरी ली और अपनी बीवी के साथ बैठकर फल फ्रूट काटना शुरू कर दिए। कुछ ही वक्त में इफ्तारी का इंतज़ाम मुकम्मल हो गया। हमने सारा सामान डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। इतने में दोस्तों और रिश्तेदारों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इफ्तारी के टाइम तक सब लोग पहुंच चुके थे। इफ्तार का वक्त होते ही सब ने इफ्तारी की और खुशी खुशी खाना खाने लगे। इतने में मेरा एक दोस्त जिसका नाम अब्दुल है, वो नवीद का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, अरे नवीद यार, थोड़ा कम ही खाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाना पड़े। ये बात सुनकर सब लोग हंस पड़े और हंसी मजे के साथ साथ लजीज खानों का मजा लेने लगे। जब सब लोग खाने से फ्री हो गए तो ये कहते हुए बाहर निकलने लगे, जज़ाकल्ला, बहुत मज़ा आया। मैं अपने हाथ धोने के लिए बेसिन पर गया, जाकर टंकी खोली। इतने में मेरे कानों में एक बच्ची की आवाज़ आई। बच्ची कह रही थी, अम्मी, अब तो सब लोग तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक रोज़ा इफ्तार भी नहीं किया, सहरी भी सिर्फ पानी से ही की थी। अकबर कहता है, ये सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये आवाज़ पड़ोसियों के 12 साल की बच्ची की थी। मैं ये जानता था कि दीवार से किसी के घर में बिना इजाज़त झांकना गलत है, लेकिन फिर भी मैं दीवार से उनके घर में झांकने पर मजबूर हो गया। मैंने देखा कि एक बच्ची अपनी माँ के सिर पर खड़ी थी और माँ चारपाई पर सिर झुकाए बैठी थी और उसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। बाकी बच्चे अपनी बहन का सवाल सुनकर माँ के जवाब का इंतज़ार करने लगे। बच्ची बार बार खाने का मुतालबा कर रही थी, अपनी माँ से बार बार खाना मांग रही थी। अकबर बताता है, मैं ये देखकर जैसे पत्थर कासा हो गया। उसकी माँ ने जब सिर उठाया तो अचानक नज़रें मुझ पर पड़ गई। मैं दीवार पर खड़ा हुआ था, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मुझ पर नज़र पड़ते ही वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई और चादर से आंसू पोंछते हुए कहने लगी, भाई आप कैसे हैं? ये लड़की बहुत ज़िद्दी है, अभी अभी खाना खाया है और अब फिर से ज़िद कर रही है।
अकबर कहता है कि ये झूठ बोल रही थी। शायद वो ये बात जानती थी कि मैंने बच्ची की बातें सुन ली है। मैं ये सोच रहा था कि जो मेरे दोस्त इफ्तारी करते वक्त बार बार खाने की तारीफ कर रहे थे और एक दूसरे से ये कह रहे थे कि भाई कम खाओ वगैरह वगैरह, वो सब बातें जब इन्होंने सुनी होगी तो इन पर क्या बीती होगी। अकबर बताता है, मैं ये सब कुछ देख ही रहा था और सोच रहा था, इतने में पता नहीं मेरी बीवी कब मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से नॉर्मल किया और बिजली की तेज़ी से बाहर की तरफ लपका तो बीवी कहने लगी, अरे अरे कहाँ जा रहे हैं, क्या हुआ है, सब खैरियत तो है ना, आराम से जाइए, आखिर क्या हुआ है। बीवी सवाल पर सवाल कर रही थी और मैं उसके बगैर किसी सवाल का जवाब दिए बाजार की तरफ चल दिया। मैंने वहां से हर वो चीज़ खरीदी जो मैंने इफ्तारी में खाई थी और उसे लेकर वापस चल दिया। मेरा हर कदम मुझे भारी लग रहा था। उस बच्ची की बातें और उस बेवा औरत के आंसू मैं नहीं भूल पा रहा था। घर पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा लगता था, लेकिन मैं तेज़ी से तकरीबन 10 मिनट में ही पहुंच गया और आकर दरवाजे पर दस्तक दी तो उसी बच्ची ने दरवाज़ा खोला। मुझ पर नज़र पड़ते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो वापस मुड़ी और शोर मचाने लगी कि देखो अकबर अंकल क्या लाए हैं, देखो अकबर अंकल क्या लाए हैं। सब बच्चे मेरी तरफ लपके और मैंने सारा सामान नीचे रख कर सबको बारी बारी सीने से लगाया और उनकी पेशानियों को बोसा दिया और उनकी माँ ये देखकर बिलक बिलक कर रोने लगी। मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। बच्चों का शोर सुनकर मेरी बीवी भी दीवार पर आ गई और ये सब कुछ देखने लगी। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वह मुझे देखकर मुस्कुराई और अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने सामान खोला और बच्चों को साथ में बैठा कर खाना खिलाया। हर लुकमे के साथ साथ बच्चे मुझे मुस्कुराकर अजीब निगाहों से मेरी तरफ देखते जा रहे थे। बच्चों ने जी भर कर खाना खाया। जब सब खाना खा चुके तो मैंने कहा, आप लोग आराम करो और अम्मी से भी कहो कि वो भी खाना खा ले, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बच्चों ने कहा, ठीक है अंकल। अकबर बताता है कि इसके बाद मैं वहाँ से चला और मार्केट में आकर महीने भर का राशन लिया और दोबारा उनके घर आया।